नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। क्या कर्नाटक के धर्मस्थला विवाद के पीछे कोई साजिश है? आखिर एसआईटी ने उस सफाई कर्मचारी को क्यों गिरफ्तार किया जिसने कहा था कि उसने 1995 से 2014 के बीच करीब 100 शवों को दफनाया था, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं जिनका यौन उत्पीड़न हुआ था। आखिर क्या है धर्मस्थला सामूहिक कब्र का मामला जिस पर कर्नाटक की सियासत गरमाई हुई है, और क्यों इस मुद्दे पर बीजेपी धर्म यात्रा निकाल रही है? क्या वो इसका सियासी लाभ लेना चाहती है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। ये तस्वीर देखिए, ये उस सफाई कर्मचारी की तस्वीर है जिसने जुलाई में एक बेहद गंभीर आरोप लगाया था। तब उसे इस तरह से काले कपड़ों में पेश किया गया था, न उसका चेहरा दिख पा रहा था, न शरीर का कोई और हिस्सा, उसकी आंखें तक बंद थी, बस कहीं हल्के से छिद्र थे यहां ताकि वो बाहर देख सके। इसने दावा किया था कि 1995 से 2014 के बीच इसने करीब 100 शवों को दफनाया या जलाया। शुरुआत में इस शख्स को विसिल ब्लोअर बताया गया था, लेकिन अब यही आरोपी बन गया है और इसकी पहचान अब उजागर कर दी गई है। इसका नाम है CN चेन्नैया उर्फ चेन्ना। पुलिस ने इस पर झूठी गवाही देने और नकली खोपड़ी पेश करने का आरोप लगाया है। चेन्ना ने जुलाई 2025 में धर्मस्थला पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने दावा किया था कि मंदिर प्रशासन के निर्देश पर कई शवों को ये दफनाने के लिए मजबूर हुआ, जिनमें महिलाओं के और नाबालिगों के ज़्यादा शव थे। उसने 15 स्थानों की पहचान भी कराई थी जहां कथित तौर पर उसने शव दफनाए थे। एक खोपड़ी पेश की थी, हड्डियों के साथ सबूत के तौर पर तस्वीरें पेश की थी। हालांकि एसआईटी की जांच में पाया गया कि उसके द्वारा पेश की गई खोपड़ी नकली थी और उसके बयानों में कई विसंगतियां हैं। इसके बाद शुक्रवार को लंबी पूछताछ हुई और शनिवार सुबह 6 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसआईटी ने अब तक 15 में से सिर्फ एक स्थान, जिसे स्पॉट नंबर 6 कहा जाता है, वहां पर पुरुष की हड्डियों के अवशेष पाए हैं, जबकि अन्य स्थानों पर कोई मानव अवशेष नहीं मिले। पुलिस ने बताया कि चेन्ना को बेलटंगडी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इस मुद्दे पर बीते 2 महीनों से कर्नाटक की सियासत में काफी गर्मी है। कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ता इस समय धर्म यात्रा निकाल रहे हैं। 21 अगस्त से यह धर्म यात्रा शुरू हुई थी और यह दावा था कि 1 हफ्ते तक धर्म यात्रा चलेगी। तमाम लोग धर्मस्थला पहुंचेंगे पूरे राज्य से। दरअसल इस माहौल को पूरी तरह से, इस मुद्दे को गरमाने और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, इसलिए उसने उसके कार्यकर्ताओं के हाथ में बाकायदा धर्म ध्वजा है। उनका दावा है कि वे धर्म बचाने निकले हैं। तो कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ जिले में बसा ये पवित्र स्थल कैसे विवादों में आया और कैसे इस पर एक तरह से कहा जाए, इस विवाद को लेकर जो सफाई कर्मचारी ने पेश किया, कैसे पूरे कर्नाटक में एक उबाल आया, इस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये है वो मंदिर, मंजुनाथेश्वर मंदिर, और ये है उसके जो प्रशासक कह लीजिए या जिन्हें धर्माधिकारी कहा जाता है, D वीरेंद्र हेगड़े। ये कर्नाटक का एक पवित्र स्थल है। हर साल मंजुनाथेश्वर मंदिर में लाखों श्रद्धालु जाते हैं। इस मंदिर का प्रबंधन D वीरेंद्र हेगड़े के नेतृत्व में होता है, जो 1968 से इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। ये एक वंशानुगत पद है। 800 साल पहले इन्हीं के पुरखों ने ये शिव मंदिर बनवाया था, जबकि ये जैन धर्मावलंबी है। इस लिहाज से ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि एक जैन परिवार इस हिंदू मंदिर का न सिर्फ निर्माता है बल्कि उसका प्रशासन भी संभालता है। ये परिवार हेगड़े उपाधि इस्तेमाल करता है, जो पारंपरिक रूप से विवादों को निपटाने का काम करने वालों को कर्नाटक में दी जाती थी, यानी एक तरह से न्यायिक कार्य। 2022 में D वीरेंद्र हेगड़े को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। इससे पहले 2009 में उन्हें कर्नाटक रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लेकिन बीती जुलाई को एक ऐसा विवाद सामने आया जिसका जिक्र हमने शुरू में किया है, जिसने मंदिर प्रशासन पर गहरा दाग लगा दिया और इस शांत तीर्थ स्थल को सियासत के केंद्र में ला खड़ा किया है। जाहिर है जो शिकायत हुई उसके बाद
कर्नाटक भर में हड़कंप मच गया। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने तुरंत एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ अधिकारी प्रणव मोहंती कर रहे हैं। एसआईटी ने तमाम जगह पर जांच की और जैसा मैंने बताया कि एक जगह उन्हें पुरुष की हड्डियां मिली हैं, जहां के बारे में चेन्ना ने बताया था। कई और मामले भी इसी के साथ खुलने लगे। एक मंजुनाथेश्वर कॉलेज की द्वितीय वर्ष की प्री यूनिवर्सिटी छात्रा सौजन्या थी, जिसके साथ अक्टूबर 2012 में कथित तौर पर बलात्कार हुआ था और फिर उसकी हत्या हुई थी और ये मामला भी इससे जुड़ गया। काफ़ी प्रदर्शन वगैरह होने लगे। कुल मिलाकर मंदिर प्रशासन की छवि पर काफ़ी असर पड़ा और उनका ये कहना है कि ख़ास तौर पर मंदिर प्रशासन का कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया में तमाम बातें कही जा रही थी। मंदिर के सचिव हर्षेंद्र कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें मंदिर के खिलाफ अपमानजनक सामग्री हटाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया कवरेज पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन ये कहा कि निचली अदालत इस याचिका पर दोबारा विचार करे। इधर धर्माधिकारी डी वीरेंद्र हेगड़े ने कुछ दिन पहले पीटीआई को, जो एक न्यूज़ एजेंसी है, उसको दिए इंटरव्यू में जो कहा था वो आप सुनिए। उन्होंने एसआईटी जांच का स्वागत करते हुए कहा था कि ये तमाम आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। इन आरोपों से मैं सचमुच आहत हूँ। सोशल मीडिया पर जिस तरह से चीज़ों को पेश किया जाता है वो नैतिक रूप से गलत है। इसके आगे इन्होंने कहा कि यहाँ एक प्रचलित मान्यता है कि अगर किसी की मृत्यु धर्मस्थल में होती है तो उसे मोक्ष मिलता है। जब भी कोई मृत्यु होती है हम पंचायत को सूचित करते हैं और वे विधिवत जांच पड़ताल करके शव को दफना देते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि सोशल मीडिया ने युवाओं के मन मस्तिष्क को प्रदूषित कर दिया है। हमारे द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों से चिढ़कर कुछ तत्व झूठे अभियान चलाते हैं। वे चाहते हैं कि युवा आस्था से विमुख हो जाएं। और अब जो नकली खोपड़ी की बात आई है उसके बाद तो लग रहा है कि उसके पीछे कोई असली खोपड़ी भी है और जिसकी ओर वीरेंद्र हेगड़े ने इशारा किया है, यानी साजिश का भी कोई पहलू हो सकता है जिसके लिए व्यापक जांच की जरूरत है। लेकिन बीजेपी ने इसका इंतजार नहीं किया। उसने इस मामले के सामने आते ही कुछ ही समय बाद एक राजनीतिक अभियान छोड़ दिया धर्म के मामले में, जिसमें वो काफ़ी पारंगत है। बीजेपी ने इसे धार्मिक भावनाओं पर हमला बताया और धर्म यात्रा शुरू कर दी, जिसकी तस्वीर हमने आपको शुरू में दिखाई थी। बीजेपी के कर्नाटक अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने क्या कहा ये आप देखिए। उन्होंने कहा कि ये जांच अनावश्यक रूप से लंबी खींची जा रही है। कांग्रेस सरकार सोशल मीडिया पर चल रहे झूठे प्रचार को रोकने में नाकाम रही है, जिससे मंदिर और इसके करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना आहत हो रही है। यानी सीधे सीधे कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया गया कि जो जांच हो रही है वो लंबी खींची जा रही है। और विजयेंद्र ने यह भी सवाल उठाया कि जब एक बीजेपी कार्यकर्ता ने सरकार के खिलाफ पोस्ट की तो उस पर FIR दर्ज हो गई, लेकिन धर्म स्थल के खिलाफ प्रचार को जो हो रहा है उसको रोकने में सरकार चुप है। उन्होंने ये भी कहा था कि डिप्टी CM DK शिवकुमार ने खुद इस मामले को एक बड़ी साजिश बताया है। तो फिर साजिश के पीछे कौन है? जाहिर है अब जब जांच हो रही है, चेन्ना पकड़ा गया है, तो फिर सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ऐसे में धर्मयात्रा क्यों निकाली गई? कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव इस पर कुछ कहते हैं, वो देखिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे का सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जब SIT का गठन हुआ था तब बीजेपी ने इसका स्वागत किया था, लेकिन अब वो दोहरा खेल खेल रही है। यह जांच पूरी तरीके से पेशेवर तरीके से यानी प्रोफेशनल तरीके से हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर धर्मस्थल में कोई अपराध हुआ है तो सच सामने आएगा। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी कहा है कि अगर शिकायतें गलत साबित होती हैं तो दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब ऐसा लग रहा है जिस तरह से विसिल ब्लोअर कथित रूप से जो है वो गिरफ्तार हुआ है, तो फिर ये साजिश किसने की, कहां से की, वो भी सामने आएगा। लेकिन बीजेपी ने तेजी से इस मुद्दे को लपका और हिंदू धर्म पर हमला बताकर सक्रिय हो गई। धर्मस्थल के धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े को बीजेपी की ही सिफारिश से एक तरह से राज्यसभा में भेजा गया है। बीजेपी इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। उसका कहना है कि कांग्रेस सरकार इस जांच के जरिए न सिर्फ मंदिर बल्कि बीजेपी को भी निशाना बना रही। तो क्या माना जाए कि धर्मस्थल या धार्मिक व्यक्तियों पर लगाए गए आरोप हमेशा ही साजिश होते हैं? इन तस्वीरों को देखिए। ये दोनों लोग अब जेल की सजा काट रहे हैं हत्या और बलात्कार के आरोप
आरोप नहीं, दोषी सिद्ध होने के बाद। आशाराम और राम रहीम। 2013 में आसाराम पर एक नाबालिग लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया था। 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शुरू में इनके समर्थकों और कुछ हिंदू संगठनों ने इसे हिंदू धर्म पर हमला बताया था। इसी तरह डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2017 में बलात्कार और हत्या के मामले में सजा सुनाई गई। उनके समर्थकों ने भी इसे हिंदू भावनाओं पर हमला बताया था, लेकिन बाद में जांच और सबूतों ने उनके अपराधों को पुख्ता किया। अब वे सजा काट रहे हैं। इन दोनों लोगों को पकड़े जाने से पहले इनका क्या रसूख था, इन तस्वीरों में देखिए। अब प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आसाराम के साथ कैसे इनके रिश्ते थे, कैसे गलभैयाँ करते थे, ये इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसी के साथ ये तस्वीर और मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, इधर देखिए, ये देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, अनिल विज जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, इन सब के साथ ये तस्वीरें राम रहीम की बताती हैं कि कितना करीबी रिश्ता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आरोप साजिशी होते हैं, जैसा कि बीजेपी बार बार दावा करती है। कानून इस मामले में स्पष्ट है। किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए कार्य दंडनीय है। लेकिन अगर कोई धार्मिक व्यक्ति या संस्था अपराध में शामिल है तो कानून उन्हें बख्शता भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि धार्मिक आस्था अपराध की जांच में बाधा नहीं बन सकती। धर्म से जुड़े लोगों को अपराध से बरी नहीं माना जा सकता। कानून सबके लिए बराबर है। जाहिर है केंद्र और कई राज्यों में सरकार चला रही बीजेपी इस कानून से वाकिफ है या कानून के इस पहलू से वाकिफ है। फिर भी इस मुद्दे पर उसने तुरंत धर्म ध्वजा उठा ली। इस वजह का सिरा पिछले विधानसभा चुनाव में छिपा हुआ है। यह तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो 2023 में हुए, खुद को झोंक दिया था। उस चुनाव में बजरंगबली और हिजाब विवाद काफी बढ़ चढ़कर सामने आया था। बीजेपी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जबरदस्त कोशिश की थी। दरअसल कांग्रेस ने कहा था कि बजरंग दल जो आरएसएस का एक संगठन है, उसकी तमाम गतिविधियां जिस तरह से होती हैं, सांप्रदायिक गतिविधियां, अगर वो जारी रही तो सरकार बनने के बाद उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि बजरंग दल की जगह बजरंग बली पर प्रतिबंध लगाने की बात कांग्रेस कर रही है। यानी उनकी नज़र में बजरंग दल और बजरंग बली में कोई फर्क नहीं रह गया। बहरहाल जनता ने इस बात को समझा और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दे दिया। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन बीजेपी की जो रणनीति है उसके तहत 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे बेहतर सफलता मिली। 28 में से 17 सीटें जेडीएस के साथ गठबंधन करके बीजेपी ने जीत ली। हालांकि अब इस जीत पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 7 अगस्त को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट में 1 लाख फर्जी वोट जोड़े जाने का आरोप प्रमाणों के सहित, दस्तावेजी प्रमाणों के सहित लगाया। और उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से लोकसभा सीट का रिजल्ट बदल गया था, कांग्रेस हार गई थी। बहरहाल ये एक विषयांतर है। असल मुद्दा यह है कि बीजेपी कर्नाटक को जीतने का एक ही तरीका इस्तेमाल करना जानती है और वो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। मंजुनाथेश्वर मंदिर उनका एक तरह से ताजा पाठ्यक्रम है। अब इन आरोपों की जांच जो मंदिर को लेकर लगे थे, वो जांच जल्दी हो, उसके रिजल्ट सामने आए। उसकी जगह बीजेपी की रुचि इस बात पे थी कि कैसे इन आरोपों को हिंदू धर्म पर हमला बताया जाए, और सड़क पर पूरी पार्टी निकल आई। विश्लेषकों का मानना है कि धर्मस्थल विवाद को बीजेपी 2028 के चुनावों के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। इस मामले को अब अपराध की जांच से हटाकर हिंदू मंदिरों पर हमले का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही, जो बीजेपी के कोर वोट बैंक को लामबंद कर सकता है। धर्मस्थल विवाद ने कई सवाल खड़े किए हैं। एसआईटी जांच ने आरोप लगाने वाले को गिरफ्तार करके मामले को सुलझाने की ओर एक कदम बढ़ा दिया है। लेकिन क्या यह कोई सियासी साजिश है, इसका पता अभी नहीं चला है। बेहतर हो कि सभी पक्ष जांच के नतीजों का इंतजार करें। जब आपराधिक आरोपों को धार्मिक हमले के रूप में पेश किया जाता है तो कानूनी प्रक्रिया सियासी हथकंडों के अधीन हो जाती है। अफसोस कि बीजेपी इसे धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर रही है। उत्तर को उसने ऐसे ही हथकंडों से जीता है, दक्षिण के लिए भी उसके पास यही योजना है। फैसला अब दक्षिण को करना है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.